Making sir. Yes, Bharti. Good evening, sir. Good Please evening, sit. ma'am. Good Please sit evening, down. sir. Thank you, sir. और भारती कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, सर. कैसा फील कर रहे हैं? आर यू कंफर्टेबल? Yes, sir. प्रेशर में तो नहीं? नहीं, सर. तो आपको क्या लगता है हम लोग आपको सिलेक्ट करेंगे या नहीं? Yes, sir. आप मुझे सिलेक्ट करेंगे. क्यों? क्या बेसिस? इस भरोसे की वजह? सर, क्योंकि मेरे अंदर जो डिटर्मिनेशन है यूपीएससी को लेकर वो अदर एस्पायरेंट से ज़्यादा है. ओके. यूपीएससी को अदर एस्पायरेंट से क्या ज्यादा है आपको? सर, डिटर्मिनेशन मेरे अंदर. डिटर्मिनेशन. तो डिटर्मिनेशन तो आपको एक सेंस ऑफ परसिस्टेंस देगा. इस बार नहीं सिलेक्ट हुए तो अगली बार आएंगे, लेकिन हम इस बार आपको सिलेक्ट करेंगे, ऐसा विश्वास है? यस, सर. ये किस बेसिस? और कुछ बेसिस? सर, जो यूपीएससी का बेसिक क्राइटेरिया होता है वो मैं फुलफिल करके आई हूँ पूरा. और बेसिक अगर क्राइटेरिया? सर बेसिक क्राइटेरिया क्या है? लिखित परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा को मैंने पास किया है. अगर इस इंटरव्यू के सारे क्राइटेरिया पे मैं फुलफिल करती हूँ तो आप मुझे सिलेक्ट करेंगे. अच्छा, आपका नाम भारती है. भारती के पीछे कोई खास वजह? सर, मैं 26 जनवरी के दिन हुई थी, इसलिए मेरे पापा ने मेरा नाम भारती रखा. वाह, तब तो आपका बर्थडे भी आने वाला है. यस, सर. क्या परसों? चलिए, अग्रिम आपको बर्थडे की बधाई हम सबकी ओर से. थैंक यू, सर. अब भारती, आप ये बताइए कि आपका साइंस बैकग्राउंड रहा है, लेकिन आपने किसी साइंस सब्जेक्ट को नहीं रखा यूपीएससी में, और आपने एक हार्डकोर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के रूप में यूपीएससी में ऑप्शनल के रूप में चुना. ऐसा क्यों? सर, मेरी हिंदी साहित्य में रुचि थी. मैं अदर साइंस के सब्जेक्ट से अपने आप को उतना कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, पर मैंने साहित्य को पढ़ के देखा तो मुझे वो ठीक लगा, तो इसलिए मैंने उसको चूज़ किया है. और साहित्य में आपको बेहतर लगता है? यस, सर. अच्छा, आपके पाठ्यक्रम में आपको कितने उपन्यास पढ़े? किस किस ऑथर को? प्रेमचंद को छोड़ के बताइए. सर, एक मनु भंडारी जी का है. क्या नाम है उसका? मनु भंडारी की कृति का क्या नाम? सॉरी सर, इस समय याद नहीं आ रहे हैं. एक फणीश्वरा रेणु का है, मेला आंचल. तो आप मैला आंचल और गोदान की तुलना करके बताइए कि मैला आंचल और गोदान दोनों ग्रामीण जीवन की कथा है, दोनों में क्या अंतर है? सर, जो गोदान है वो किसानों के बारे में ज़्यादा लिखा गया है. उसमें किसानों की दयनीय स्थिति को बताया गया है. वहीं हम मेला आंचल में देखते हैं तो वो हमको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को ज़्यादा उभारता है, जिसमें एक आंचल, एक ग्रामीण क्षेत्र का संपूर्ण जीवन को प्रदर्शित किया गया है. लेकिन गोदान के मेन किसानों की दयनीय दशा है, उसके अंदर जाति प्रथा से लेकर सभी परिस्थितियों को उभारा गया है, लेकिन वो राजनीतिक तरफ ज़्यादा झुकाव नहीं है. लेकिन मेला अंचल में ये चीज़ ज़्यादा देखने को गोदान के विषय में कहा जाता है कि गोदान वर्तमान जीवन की गाथा ही नहीं, भावी जीवन की प्रसव पीड़ा है. आपने सुना है स्टेटमेंट? यस, सर. इसका क्या मतलब? सर, जिस समय प्रेमचंद जी थे वो समय काल जो था वो किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा, मतलब उन्होंने अपने समय की सारी परिस्थितियों को उभारा है. हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी और किसानों पर जो भी ऋण वगैरह ब्रिटिश के द्वारा लगाए जाते थे, उनकी दयनीय स्थिति थी, तो उसी को उन्होंने उभारने की कोशिश की है. लेकिन हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसको देखते हैं तो अभी हमारे यहाँ पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की जो समस्या है उनमें सुधार हुआ है. तो सर, इस परिप्रेक्ष्य में इसको कहा जाता है. इस परिप्रेक्ष्य में कहते हैं, मतलब जिसमें प्रेमचंद के क्रिटिक ने कहा, उनके आलोचक ने बात कही थी कि वर्तमान जीवन की गाथा ही नहीं बल्कि भावी जीवन की प्रसव पीड़ा भी है. उसमें क्या सोचा था कि हम 21st सेंचुरी के इंडिया में आएंगे जहाँ मोदी जी किसान सम्मान निधि योजना लाएंगे, ऐसा सोचा होगा. तो उस समय जो क्रिटिक जो कर रहे हैं, उस पर लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भावी जीवन की प्रसव पीड़ा.
तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रसव? सर, हर समय का जो इतिहासकार या साहित्यकार होता है वो अपने समय के बंधनों में बंधकर किसी भी रचना को अंजाम देता है, लेकिन भविष्य में जो भी बदलाव होते हैं तो वो उसको उस तरीके से अपने रचना में अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। तो सर इसी कारण आलोचकों ने इसका संदर्भ लिया था। अच्छा, गोदान में आपको जाति व्यवस्था कहाँ दिखती है? कहाँ दिखती है? सर, एक चमार का उसमें वो आता है जिसमें क्या नाम है उस बात का? लगता है आपने गोदान टेक्स्ट नहीं पढ़ा, आपने केवल आलोचक पढ़ा। सॉरी सर, इस समय मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। वैसे गोदान आपने मूल उपन्यास पढ़ा है? नहीं सर, मैंने मूल उपन्यास नहीं पढ़ा है। आपने गोदान का मूल उपन्यास ही नहीं पढ़ा, तो आपने गोदान पर क्वेश्चन तो किया होगा क्या? यस सर, क्योंकि मैंने प्रीलिम्स के बाद ही अपना ऑप्शनल चेंज किया था तो मेरे पास कम समय था, इसलिए मैंने। अच्छा, इस बार ही आप दे रहे हैं केवल हिंदी साहित्य? यस सर। इससे पहले किस विषय से? सर, इतिहास विषय से देती थी। अच्छा, एक बात बताइए कि आपने जब ऑप्शनल चेंज किया तो फिर बिना टेस्ट पढ़े हुए कैसे काम? सर, सिर्फ मैंने क्वेश्चन बुकलेट ही पढ़ी थी, इसके लिए ज़्यादा डीप स्टडी नहीं की थी क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। अच्छा, तो फिर आपने हिंदी साहित्य में कोई रचना पढ़ी है उसकी मौलिक पुस्तक, उसका नाम बताइए। सर, मौलिक पुस्तक मैंने कोई नहीं पढ़ी, सिर्फ मैंने सिलेबस का ओवरव्यू लिया था और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उनको लिखने की प्रैक्टिस की थी। तो आप हिंदी साहित्य आपने पढ़ा है। अच्छा, तो फिर आपने जीएस अच्छे ढंग से पढ़ा है? यस सर। तो आप हमको ये बताइए कि हम बेसिक स्ट्रक्चर थियरी जो आप पॉलिटी में पढ़ती हैं, और मैं आपको यह नहीं पूछने जा रहा कि कब ये थियरी आई, साहित्य किस मानव किस नाइटिस में दिखती है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बेसिक स्ट्रक्चर थियरी में हम किन किन चीजों को रखें, और संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में किसकी गणना? सर, एक हमारे देश का संघीय ढांचे को हम इसमें रख सकते हैं, मूल अधिकार को रख सकते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, गणराज्य, हमारे देश का धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी स्वरूप को इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि बेसिक स्ट्रक्चर का खुला उला अयोध्या में जो हुआ, यस सर, धर्म, क्योंकि हमारी जो गौरवशाली संस्कृति है वो सनातन धर्म की रही है, तो उसी को हमने प्रदर्शित। सनातन धर्म आपकी गौरवशाली संस्कृति। आप एक हिंदू के रूप में बात करें, भारतीय हिंदू और भारतीय इंडियन, आपका नाम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन पर रखा गया। आप अपनी कम से कम नाम की गरिमा को, आप कह रहे हैं कि सनातन धर्म हमारी मतलब सनातन संस्कृति रही है, तो कभी भी सनातन धर्म हमारी संस्कृति, भारत की संस्कृति का एक भाग है। हमारी संस्कृति है जिसका नाम है विविधता में एकता। इसमें विविध संस्कृतियों का मिश्रण रहा है। यस सर। और राज्य का यह वादा रहा है कि हम सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करें। लेकिन राज्य मशीनरी की जितनी सक्रियता अयोध्या में देखने को मिली, वैसा पीछे देखने को आज तक कभी नहीं मिली। क्या आपको ऐसा लगता है कि भविष्य में राज्य इसी उत्साह के साथ किसी दूसरे धर्म स्थल पर विरोध करें? सर, क्योंकि अयोध्या का जो मामला था वो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को कई अभिव्यक्त करता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सर्वे कराने के एआई के सर्वे के अकॉर्डिंग ही उसको प्रूफ किया गया था। तो मुझे ये लगता है कि सर जो केंद्र सरकार ने वहाँ पे किया है किसी धर्मनिरपेक्षता के स्वरूप का उल्लंघन करके नहीं किया है। नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि राज्य को आपको मंदिर का उद्घाटन करना है, प्रधानमंत्री जी को मुख्य यजमान की भूमिका में, ऐसा रिकमेंडेशन।
नहीं सर। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने केवल लैंड अलॉट किया, उसके बाद जो हुआ उसमें तो सुप्रीम कोर्ट का कोई रूल। सुप्रीम कोर्ट ने उस लैंड को डिवाइड कर और एक पार्ट दे दिया राम जन्म ट्रस्ट को, आप इस पर मंदिर बना सकते हैं, और मॉस्क को उसने एक अलग लैंड अलॉटेड किया सुप्रीम कोर्ट ने। यस सर। तो फिर इसके आगे जो हुआ वो क्या है? सर हमारे संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया है, तो शायद उसके परिप्रेक्ष्य में भी हम इसको देख सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता किसको दिया गया? एक व्यक्ति यस सर। या एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट? सर सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन उस नागरिक में आप अगर प्रधानमंत्री के पद पर, आप अगर गृह मंत्री के पद पर, आप अगर मुख्यमंत्री के पद पर, तो क्या आपको उतनी धार्मिक स्वतंत्रता है कि आप एक पदाधिकारी होने के नाते आप वहां जाए और करें, और आपकी सरकारी मशीनरी उसमें एक्टिवली काम करे आपके साथ? बताइए। सॉरी सर, इसके बारे में मुझे नहीं। आप भोपाल से बिलोंग करती हैं? यस सर। वहाँ का रेलवे स्टेशन का नाम अभी चेंज कर दिया गया है, क्या है नाम? यस सर, रानी कमलापति नाम कर दिया गया है, पहले उसका नाम हबीबगंज था। अच्छा, और अभी वहाँ पे एक राजा भोज ओपन विश्वविद्यालय भी खुला, विश्वविद्यालय कोई है क्या? यस सर। राजा भोज कौन थे? सर परमार वंश के राजा थे जिन्होंने भोपाल की स्थापना की थी। अच्छा, वाह। आपने अभी अपने इस पे लिखा हुआ है ईसा क्रिया मेडिटेशन, कितने देर तक करते हैं इस मेडिटेशन को, उसका ड्यूरेशन क्या है? सर 18 मिनट की प्रक्रिया होती है ईशा क्रिया मेडिटेशन, जो कि सदगुरु जी के निर्देशन में किया जाता है। सर इसमें प्राणायाम और ध्यान की प्रक्रिया शामिल होती है, जिसमें पहले 7 मिनट में मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ का उच्चारण किया जाता है। फिर अगले कुछ मिनटों में सर आ का उच्चारण किया जाता है और फिर ध्यान लगाया जाता है। अच्छा, तो मैं शरीर नहीं हूँ कब बोला जाता है? सांस लेते समय, सांस छोड़ते समय? सांस लेते समय। सांस छोड़ते समय क्या बोलते हैं? मैं मन भी नहीं हूँ। इससे क्या मतलब है, इसका निष्कर्ष क्या निकला है? ऐसा बोलने से क्या होगा? सर एक हम सारे भौतिक चीज़ों से एक मुक्ति की प्रक्रिया के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ ईशा का अर्थ होता है जो ईश्वर है, जो हमारी सत्ता है, उसका एक स्रोत होता है, और उस स्रोत तक पहुँचने के लिए, उस आयाम तक पहुँचने के लिए ध्यान लगाया जाता है। तो सर जितने भी भौतिकवादी हमारे स्वरूप है, उनसे मुक्ति के लिए ये 18 मिनट की प्रक्रिया की जाती है। 18 मिनट या 15 मिनट? सर पूरी 18 मिनट के लिए होती है, जिसमें स्टार्टिंग में कुछ मिनटों में जो सदगुरु जी हैं अपने निर्देशन देते हैं। ठीक है, और एक इसका एज लिमिट क्या है? 10 साल का बच्चा कर सकता है क्या इस क्रिया को? 8 साल, 10 साल? यस सर, इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। एज लिमिट तो है इसकी, सदगुरु बोलते हैं 12 साल के ऊपर वाले करेंगे, 12+, देख लीजिएगा इसको आप। ठीक है सर। आपने एक और भी बात लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्सेलेंस अवार्ड आपको मिला हुआ है, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा। ये संस्कृति ज्ञान परीक्षा क्या है? इसमें क्या कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे, कल्चर से रिलेटेड या? सर हमारी संस्कृति से संबंधित सारे प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न उत्सव और हमारी जितनी प्रदर्शन कलाएं हैं, वास्तुकला, नृत्य, संगीत, उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। उत्सव का नाम लिया आपने, फेयर एंड फेस्टिवल का नाम लिया अभी आपने। अपने भोपाल तो नहीं, मध्य प्रदेश की प्रमुख 2-3 फेयर फेस्टिवल का नाम बताइए, मध्य प्रदेश का बोलिए। सर जनजातियों में मनाया जाने वाला एक भगोरिया उत्सव है, जो कि भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। एक उत्सव अभी ग्वालियर में चल रहा है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, क्या है वो? बड़ा फेमस होता है, हर एक साल लगता है। ग्वालियर से वाकिफ है आप? बगल में ही, वो दूर नहीं है आपके यहाँ से, 5 घंटे का रास्ता होगा। सॉरी सर, इस समय याद नहीं आ रहा है मुझे। ग्वालियर मेला तो बहुत ही फेमस है। यस सर। बहुत ही एक्सटेंसिव लगता है, कई एकड़ में लगता है। अच्छा, और बताइए। सर अभी इतनी याद कर पा रही हूँ। अच्छा, इसके अलावा आगे नहीं पढ़ पा रही है? यस सर। अच्छा, और उसके बाद आपने लिखा है कि गेटिंग इनसाइट्स, ये कौन सा हॉबी होता है, गेटिंग इनसाइट्स ऑन वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन? यस सर, वुमेन हेल्थ और हाइजीन से रिलेटेड जो विषय हैं, उनके बारे में मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। अच्छा, तो
आपको क्या वीमेन को सलाह होगा, हेल्थ के बारे में बताइए, न्यूट्रिशन के बारे में बताइए, कितना लेना चाहिए न्यूट्रिशन, कितनी कैलोरी लेनी चाहिए, यही करती हैं अपना? सर हेल्थ से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है वुमेन की वो देखती हूँ और उनके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं उससे रिलेटेड, और हाइजीन एक मेन हमारे वुमेन के लिए बहुत ठीक है, वो सेंसिटिव समझ गया मैं। टॉपिक। जी जी। तो हेल्थ के बारे में आप मतलब कि डॉक्टर हैं आप या कैसे सलाह देती है? नहीं सर सलाह नहीं देती, मैं सिर्फ अभी सिर्फ उसकी जानकारी पढ़ती हूँ। और लोगों को बताती है, शेयर भी करती हैं? नहीं सर अभी प्रैक्टिकली मैंने इस पर कोई वर्क नहीं किया है। तो ऐसे 2-3 टिप्स दीजिए हम लोगों को जिससे वीमेन का हेल्थ फिट रहे। सर सबसे पहले तो जो न्यूट्रिशन है उसका प्रॉपर लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए कैलोरी, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। एक दिन में एक हेल्दी वीमेन को कितनी कैलोरी चाहिए होती है? 100, 500, 1000, 2000? सर लगभग 2400 कैलोरी। श्योर है आप? 2400 कैलोरी तो बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा? सर श्योर नहीं हूँ पर लगभग 2400 कैलोरी तक ले। ठीक है, तो वैसे तो जनरल मेन को 2000 चाहिए, वीमेन को 2400 बोल रही है, तो इसको करेक्ट कर लीजिए। आगे बताइए, और उसके अलावा? सर जितने विटामिन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वो सब अपने कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो अपने कौन कौन से विटामिन लेना चाहिए? विटामिन ए कैसे मिलेगा वीमेन को, क्या खाने से, उसका स्रोत क्या है विटामिन ए का? तो मुझे विटामिन ए की आवश्यकता है तो मैं क्या खाऊं? रोटी खाऊं, गाजर खाऊं, मूली खाऊं, बताइए। सर गाजर मूली खाया जाता है क्योंकि उससे रतौंधी होता है विटामिन। गाजर मूली दोनों खाएं साथ? सर गाजर गाजर खाएं, ठीक है। और विटामिन सी की पूर्ति कैसे होगी? सर उसमें खट्टे फल संतरे वगैरह लिए जाते हैं। बहुत बढ़िया। और डी की? विटामिन डी 90% लोगों का कम है आजकल, दिल्ली में तो कम ही कम है, उसकी पूर्ति कैसे होगी? सर हरी सब्जियां और फ्रूट्स ले सकते हैं। उसका तो नेचुरल सोर्स इतना अच्छा बता ही नहीं रही है। विटामिन विटामिन डी के लिए हरी सब्जी, विटामिन डी के लिए सबसे सूरज की रोशनी। हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट है। और आयरन की कमी बहुत महिलाओं में होती है, यस सर। तो उसके लिए क्या लेना चाहिए? सर आयरन की टैबलेट भी होती है, फोलिक टैबलेट एसिड। तो चाहते ही माना। आप तो फ्रूट्स का नाम बताइए, अपनी फूड का नाम बताइए। अब विटामिन डी की भी टैबलेट आती है कैल्सीरोल, मैं खाऊंगा तो बढ़ जाएगा। आप उसका नेचुरल उपचार बताइए। सर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ले सकते हैं इसमें। हर चीज में फ्रूट्स वेजिटेबल भी आप बोल रही है, थोड़ा सा इसको चेक करना होगा, ठीक है। यस। वर्तमान में फिल्म में बहुत ज़्यादा यूट्रस जो कैंसर देखा जा रहा है या कैंसर की समस्या से ज़्यादा जूझ रही, क्या रीज़न है इसका? आप पढ़ते रहते हैं, कुछ आपके पास टिप्स हैं, बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है? यस मैम, जब मैम लड़कियां सेक्सुअली एक्टिव हो जाती हैं तो मैम उसमें जो उनका यूट्रस का नीचे का पार्ट्स होता है जिसको सर्वाइक्स बोलते हैं, तो मैम उसमें ये कैंसर की समस्याएं आने लगती हैं। अगर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो सेक्सुअल रिलेशन बनाती हैं तो उसके कारण भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये सरोगेसी एक्ट को लेकर के क्या है ये सरोगेसी? मैम जब कोई वुमेन रहती है वो नेचुरली या फिर किसी अन्य कारण से अपने बेबी को वो नहीं कर पाती है, उसमें प्रॉब्लम होती है उसके यूटेरस में, तो किसी अदर महिला के यूटेरस में अ, बच्चे को जन्म दिया जाता है जिसमें उसके अंडाशय और शुक्राणु को शामिल किया जाता है। एमपी में महिलाओं की सबसे अधिक, अगर देखा जाए इस तरह से प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, सबसे ज़्यादा हेल्थ इशू में क्या आ रहा है एमपी के अंदर? मैम अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग देखते हैं तो अभी भी एमपी में लगभग 57% महिलाएं जो एनीमिया से ग्रसित हैं और ये हेल्थ सर्वे 5 जो है ये किस ईयर को ले रहा है, इसे कंसिडर कर रहा है किस ईयर को? मैम 2019 से 21 तक के ईयर को। ठीक है। मैम उसके बाद हम देखते हैं तो 38.8% महिलाएं जो अल्पोषण से ग्रसित हैं जिसमें स्टंटिंग का शिकार हैं। उसके बाद कैंसर की समस्याएं भी ज़्यादा हैं जिसमें हमारे देश में लगभग 5 लाख महिलाएं जो ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित हैं। ठीक है। अब आप ये बताइए कि इस आज की कुछ इम्पोर्टेंट जो डे है क्यों इम्पोर्टेंट है? मैम बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। इसके अलावा जनवरी मंथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स बताएं। मैम 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, फिर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, उसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शुल्क दिवस मनाया जाता है मैम अभी, और फिर 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है।
इसके अलावा कोई डेट्स हो, ये तो आपने आगे भी बताया, क्या इससे पहले भी कोई डेट्स हो जो इम्पोर्टेंट हो, जैसे 22 जनवरी हो या 23 जनवरी हो या 1 जनवरी हो या 9 जनवरी हो? यस मैम, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस पर कहाँ मनाया गया? सॉरी मैम, मुझे याद नहीं है अभी। लास्ट ईयर कहाँ मनाया गया था? आई मीन 2023। यस मैम, मैम अभी याद नहीं है मुझे। अच्छा, क्या एमपी में मनाया गया था, याद आ रहा है कुछ ऐसा? यस मैम, इंदौर में मनाया गया था। ठीक है। एमपी को लेकर के आप ये बताएं कि कुछ मामलों में एमपी बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे मतलब उसकी रैंकिंग या तो फर्स्ट पे होती है, सेकंड पे होती है, थर्ड पे होती है, जनरली फर्स्ट और सेकंड पे ही है। तो वैसे कौन कौन से कोई योजना हो, कोई किसी भी स्कीम का लेकर के हो या कोई आपका अभियान वगैरह चल रहा हो, किसमें? मैम अगर हम राजनीतिक रूप में देखते हैं तो हमने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया है, जिससे राजनीतिक रूप से महिलाएं सशक्त हुई हैं। उसके बाद मैम हम अगर आर्थिक रूप में देखते हैं तो किसानों के लिए हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफ़ी हमारा बढ़ा है एमपी का, जिसमें सरकार की जो कृषक तीर्थ योजना हो या भावांतर भुगतान योजना हो या इरिगेशन फैसिलिटी ठीक से प्रोवाइड करना हो, इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, जिसके लिए कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। हम स्वच्छ भारत मिशन के अभियान में देख सकते हैं, इंदौर ने एक इसका मॉडल प्रस्तुत किया है, जहाँ प्रशासन और जन भागीदारी के सहयोग से हम हमेशा अव्वल रहता है इंदौर शहर। अच्छा, और राज्यों की रैंकिंग में सबसे टॉप पर कौन सा है? अब सेकंड रैंक का बताइए, सिर्फ सेकंड स्टेट कौन सी है? मैम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है। ठीक है, good। ये 25 जनवरी अपना इलेक्शन के लिए दिन है, तो थोड़ा सा आप इलेक्शन कमीशन के रोल के बारे में बताएं, रोल और इलेक्शन कमीशन और कॉन्स्टिट्यूशन ओवरऑल। सर, संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, जिसमें उसके कार्यों को लेकर बताया है कि मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव का निष्पक्ष आयोजन करना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटन करना, इसके साथ ही आचार संहिता लागू कराना, ये उसके कार्य होते हैं सर। तो ये कुछ दिन पहले कुछ न्यूज़ आइटम में था कि वर देयर एनी चेंजेस और समथिंग which became a little questionable subject का हिस्सा बने इलेक्शन कमीशन। सर, इसकी नियुक्ति प्रक्रिया में जो बदलाव किया गया है उसके कारण न्यूज़ में था। क्या चीज था? सर, अब जो नियुक्ति होगी वो एक समिति के माध्यम से होगी, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष के रूप में, लोकसभा के विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश शामिल होंगे। वो पहले था या अब है? सर, इसमें बदलाव करने के लिए फिर से लाया गया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनको हटाने की बात चल रही है। तो आपको लगता है कि ये ठीक है? सर, अगर शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर देखते हैं तो राजनीति और न्यायपालिका का हस्तक्षेप इसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हमको पारदर्शिता बनाए रखनी है हमारे चुनाव आयोग के लिए तो मैं इसको ठीक मानती हूँ। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या इसमें बेसिक स्ट्रक्चर में जुडिशरी का जो रोल है इंटरवेंशन वाला है या कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? इस संविधान के संरक्षक के रूप में और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अगर वो न्यायपालिका को ये राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो क्या ठीक? टूरिज्म, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लक्षद्वीप जाते हैं तो मालदीव में चिंता होती है, और वहाँ के जो हेड ऑफ स्टेट है वो चाइना से लौट के आते हैं, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में उनकी मिनिस्ट्री लोग कुछ बोलते हैं। आप कैसे मानते हैं इस पूरी घटना को लेकर के, कैसे आप देखते हैं इसको? लक्षद्वीप को टूरिज्म को हमें प्रमोट करना था या मालदीव को मैसेज देना था? सर, जो मालदीव में इंडिया आउट का कैंपेन चला था
उसके कारण भी कहीं ना कहीं ये घटना हुई थी। लेकिन हम मालदीव में अगर मेन प्रॉब्लम देखते हैं तो वहाँ के राजनीतिक कारणों से ज़्यादा इंडिया आउट की बात हुई थी, क्योंकि वहाँ पे जो राजनीतिक पार्टी है वो इंडिया का सपोर्ट नहीं करना चाह रही थी। लेकिन अगर लक्षद्वीप को हमने पर्यटन के तौर पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रमोट किया, तो सर इससे हमारे दोनों उद्देश्य थे। एक तो हमारे लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देना और दूसरा सर मालदीव को लेकर भी था। आज इंडिया टूरिज्म डे भी है, नेशनल टूरिज्म डे, याद रखिएगा। यस सर। जिस तरीके मुझे याद आया अभी। ठीक है, इंटरव्यू जो Thank you, sir. मिल जाता है ना। क्योंकि भारत में थोड़ा इनफॉर्मली बातचीत करें बैठी, Yes, sir. वो आपने हिंदी साहित्य भी दूसरों को पूछने के अंदाज में पता चला कि आपने टेक्निकल एक काम करना। कब इंटरव्यू? सर 31 जनवरी। तो आज कितनी तारीख? 26 करंट Yes, तो ये पहला इंटरव्यू है। yes, sir. वो शॉर्टकट में निकल और विदाउट करेंगे भूल गई होगी, पढ़ा तो होगा। Yes. पहला attempt नहीं, अटेम्प्ट तो फिक्स है, पर मैं स्टेट पीएससी में थी, मतलब एमपीपीएससी का इंटरव्यू दिया, यूपीपीसीएस मेंस वगैरह से बाहर हुई, यूपीएससी का पास। ओके, एमपीपी से अच्छा अपना स्टेट है। यस सर। आप अब यही करो, आपके पास टाइम कम, आज तारीख हुआ 24 जी। तो आपके पास अब 6-7 दिन टाइम है। आप मैं यही कहूँगा कि नॉलेज के लिए आप बदल मत करो, आप कॉन्फिडेंस के साथ करिए। ये नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये मेनली आप कॉन्फिडेंस में सिलेक्शन होगा ना होगा उससे पहले जितना अटैच्ड हो उतना वीक हो। यस तो फिर करो कि हम नॉन अटैच्ड करना बहुत मुश्किल, आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। आपका काम वहाँ जाके एग्जामिनेशन को देना, जैसा होगा वैसा करेंगे। तो आप बस वही करेंट नेशनल इंटरनेशनल हॉबीज पर काम करें, बाकी उस पर काम करना चाहिए। अब आप पर्सनल वगैरह या बाकी चीजों को चेक करें, हो सकता है उसमें सवाल डिपेंड करता है बोर्ड में कोई बैठा हुआ पोजीशन नहीं अगर होंगे तो कुछ गोदान या कुछ ऐसी तरह की बाकी ऊपर से कर देंगे। नॉर्मली जो नोट्स बनाए थे उसको रिवाइज कर लेती हूँ। हाँ, आप नोट्स को रिवाइज कर लें और जब तक बात खुले नहीं तो ये बोलना है कि हम टेक्स्ट नहीं। यस सर। क्योंकि ये लिटरेचर का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ टेक्स्ट में है। हम लोग इंग्लिश के टीचर वाले था तो याद है हमको ओथेलो कम से कम 2 बार ओथेलो को बहुत पढ़ता था। शेक्सपियर। हमने 2 बार ओथेलो को टेक्स्ट को पढ़ा था। उसमें लाइन व्याख्या कैसे लिखा है टेक्स्ट पर व्याख्या तो लाइन कैसे सर वो नोट्स जो दिए गए थे ना उसी से कर लिए थे मैंने नोट्स। अरे वाह, मैनेज कर लेती है। जैसे उन्होंने पूछा जो नॉर्मल कैप्सूल खाली मत बोल दीजिए गलती से भी तो कुछ। ठीक है, ह्यूमरस बनाने के लिए बोल सकती है हंस के। ठीक, चलिए इसलिए मत बोलिएगा। ठीक है, वैसे बहुत बढ़िया है। ऑल द बेस्ट। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।